हे भगवान, सुबह के 7 बजने को आए हैं और यह महारानी अभी तक कमरे से बाहर नहीं निकली। अरे चाय मिलेगी या नहीं? मुझे तो लगता है खुद ही बनाकर पीनी पड़ेगी। इस बुढ़ापे में अब ये नौबत भी आ गई है कि 2 घूंट चाय के लिए भी चिल्लाती रहूं। इस घर में है भी कौन मेरी सुनने वाला? सुधा जी की कड़कड़ाती हुई तेज आवाज सुनते ही उनका बेटा साहिल नींद में ही कांप उठा और उसकी नींद खुल गई। वैसे तो सुधा जी की तेज आवाज सुनने की उसे भी आदत सी हो गई थी। रोज रोज घर में होने वाले इस महाभारत का वह आदी हो चुका था। आँख खुलते ही साहिल ने घड़ी की ओर देखा। अभी 7 भी पूरे नहीं बजे थे और सुधा जी ने सुबह सुबह अपनी बहू को प्रवचन सुनाना शुरू कर दिया था। थोड़ी देर में साहिल उठकर बाहर आया और सुधा जी के पास चारपाई पर बैठ गया। फिर बोला, क्या हुआ मम्मी? आप रोज ही सुबह सुबह शुरू हो जाती हैं। क्या करूं बेटा, जब तक सुबह सुबह गला फाड़ फाड़ कर चिल्लाती नहीं हूँ तब तक तेरी बीवी अपने कमरे से बाहर कहाँ निकलती है? तू ही बता, आज तक कभी ऐसा हुआ है कि मेरे मुंह से अपने गुणगान सुने बिना तेरी बीवी तमन्ना शांति से एक कप चाय बनाकर मुझे दे दे? हालांकि सुधा जी ने यह बात बड़े गुस्से में आकर कही थी, लेकिन कहने का अंदाज ऐसा था कि सुनते ही साहिल मुंह पर हाथ रखते हुए अपनी हंसी दबाने लगा और बोला, लेकिन मम्मी, अब इसमें गलती तो तुम्हारी ही है। अपनी बहू को सही तरीके से काम करना सिखाया होता तो आज इस तरह चिल्लाने की नौबत क्यों आती? अरे, मैंने तो उसे सारे काम अच्छे से करने सिखाए थे। अब समझने वाला ही न समझे तो इसमें मेरा क्या कसूर? मेरे तो भाग्य ही फूट गए जो 20 साल पहले इस महारानी को अपनी बहू बनाकर इस घर में ले आई। अब तेरे सामने की बात है, तेरी बहन पूर्वी, उसे भी तो घर का सारा काम करना मैंने ही सिखाया था। कितनी चुस्ती से दौड़ दौड़ कर घर के सारे काम कर देती है। ससुराल में जाकर भी उसने हम लोगों का नाम रोशन किया है। अरे, ससुराल के सभी लोग उसका काम देखकर दंग रह गए थे और यहाँ तेरी पत्नी है जिसे सलीके से एक काम तक नहीं होता। अगर बहू की माँ ने भी उसे घर का काम करना सिखाया होता तो आज यहाँ बैठी मैं अपनी किस्मत का रोना ना रो रही होती। सुधा जी यह सब बोलते ही जा रही थी कि उनकी बहू तमन्ना तैयार होकर अपने कमरे से बाहर आ गई। हालांकि उसने सुधा जी की बातें सुन ली थी, लेकिन बिना कुछ बोले मुंह बनाकर रसोई घर में चली गई। लो, आ गई महारानी। फिर मत कहिए कि काम नहीं करती मेरी पत्नी, साहिल ने मजाकिया अंदाज में कहा। तो बहू को कोसती सुधा जी का रिकॉर्ड फिर से शुरू हो गया। तू तो कुछ बोल ही मत, जोरू का गुलाम कहीं का। मेरी शादी हुई थी तो गज भर का घूंघट करवाया था तेरी दादी ने मुझसे और मैं उनकी हर बात मानती थी। यही संस्कार मैंने अपनी बेटी पूर्वी को भी दिए हैं, लेकिन यहाँ तो घूंघट करना तो दूर, अपने बड़ों के सामने सर पर पल्लू तक नहीं रखा जाता। सुधा जी ने फिर से बोलना शुरू किया तो साहिल समझ गया कि अभी बेटे की तारीफ और बहू की आलोचना का कार्यक्रम लंबा चलेगा, इसलिए वह वहां से चुपचाप उठ गया। आज उसे ऑफिस जल्दी जाना था, इसलिए जल्दी से तैयार होकर आ गया। फिर जूते पहनते हुए बोला, अरे तमन्ना, नाश्ता तैयार हुआ या नहीं? बस 5 मिनट और, तमन्ना ने तेजी से हाथ चलाते हुए कहा। तो साहिल बोला, अरे इतनी देर से रसोई घर में क्या कर रही हो तुम? जल्दी से नाश्ता दो, मुझे जल्दी निकलना है। बहुत देर से सासू माँ की तीखी बातें सुनते सुनते तमन्ना पहले से ही अपना आपा खो चुकी थी। पति की बात सुनी तो उसे अपना सारा गुस्सा निकालने का मौका मिल गया। सास पर व्यंग करती हुई अपने पति से बोली, हाँ हाँ, रसोई घर में तो जैसे बिस्तर लगे हैं ना, जहाँ मैं आराम फरमा रही हूँ। मैं तो ठहरी निपट निठल्ली, मुझे क्या पता खाना कैसे बनाया जाता है। इतना कहते हुए तमन्ना नाश्ता लेकर बाहर आई और साहिल के सामने पटक कर अपनी सासू माँ को गुस्से भरी निगाहों से देखते हुए वापस रसोई घर में चली गई। यूं तो आमतौर पर सास बहू की बातों में बेटा फंस रह जाता था, लेकिन यह ऐसा नहीं था। साहिल को अपनी माँ और पत्नी की इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि वह जानता था कि न तो उसकी माँ दिल की बुरी है और ना ही पत्नी। एक पल झगड़ते हैं तो दूसरे ही पल पहले जैसे हो जाती हैं। 20 वर्ष पहले विमला जी अपने बेटे साहिल के लिए अपनी पसंद की लड़की तमन्ना को चुनकर लाई थी। साहिल और तमन्ना का एक बेटा और एक बेटी है।
तमन्ना ने ससुराल आने के बाद अपनी हर एक जिम्मेदारी बड़े अच्छे से निभाई थी, लेकिन फिर भी अपनी बहू के कामकाज में कमियां निकालने की सुधा जी की आदत बन गई थी। जैसे ही बहू की छोटी सी गलती नजर आती तो वह किसी परंपरागत सास की तरह उस पर बरस पड़ती। दरअसल उन्हें अपनी बेटी की तारीफ करने का कुछ ज्यादा ही शौक था, जिस कारण से वह बहू को आते जाते ताने और उल्हाने देती रहती थी, जिन्हें बहू अक्सर नजरअंदाज कर दिया करती थी। परंतु जब सहन शक्ति खत्म हो जाती है तो इसी तरह अपना गुस्सा अपने पति पर निकाल लिया करती और उसका पति साहिल चुपचाप उसकी बातें सुनता रहता। सुधा जी को आस पड़ोस में सुधा काकी के नाम से जाना जाता था। पूरे मोहल्ले में छोटे बड़े सभी लोग उनकी बहुत इज्जत करते थे। आस पड़ोस में शादी ब्याह हो, कोई उत्सव हो या कोई भी शुभ कार्य, उनसे सलाह न ली जाए ऐसा तो कभी संभव ही नहीं होता था। मोहल्ले के सभी लोगों के साथ उनके बहुत अच्छे संबंध थे, परंतु बहू के मामले में उनकी जुबान अक्सर फिसल जाया करती थी। साहिल थोड़ी देर में नाश्ता करके अपने ऑफिस के लिए निकल गया। उसके जाने के थोड़ी देर बाद ही घर पर फोन की घंटी बजी। सुधा जी ने फोन उठाया तो दूसरी ओर से आवाज आई, हेलो माँ, मैं पूर्वी बोल रही हूँ। अरे पूर्वी बिटिया, मैं बस तुझे ही याद कर रही थी। और बता, घर पर सब ठीक तो है ना? दामाद जी और बच्चे कैसे हैं? हाँ माँ, सब कुछ ठीक है। आज आपको एक खुशखबरी देने के लिए फोन किया था। आपके नाती पवन का रिश्ता तय हो गया है। इतना सुनते ही सुधा जी की भौहें खिल उठी। इससे पहले कि वह कुछ और बोलती तभी पूर्वी ने कहा, माँ, शादी की तारीख भी तय हो गई है। 10 दिन बाद ही शादी है, इसलिए अभी से तैयारी करनी शुरू कर दो। बढ़िया से कपड़े खरीदना, आखिर आपकी नाती की शादी है, कोई मजाक थोड़ी ना है। आप सब 2 दिन पहले ही आ जाना, कार्ड मैं कुरियर से भिजवा दूंगी। अच्छा माँ, अब मैं फोन रखती हूँ, बहुत सी तैयारियां करनी हैं। नाती की शादी के समाचार से जहाँ एक और सुधा जी बहुत उत्साहित हो गई, तो वहीं दूसरी ओर चिंता के कारण उनके पसीने छूटने लगे कि आखिर सारी तैयारियां इतनी जल्दी कैसे होंगी। मात्र 10 दिन का समय है और न जाने कितने इंतजाम करने पड़ेंगे। अरे तमन्ना, कहाँ चली गई? जल्दी से इधर आ। चिंतित स्वर में उन्होंने अपनी बहू को आवाज दी तो उनकी बहू तमन्ना, जो सासू माँ के ताने उल्हानों से परेशान होकर कमरे में जा बैठी थी, उनकी आवाज सुनकर तुरंत दौड़ी चली आई। क्या हुआ माँ जी, क्या बात है? अरे बहू, तेरी ननंद पूर्वी का फोन आया था, बता रही थी कि पवन का रिश्ता तय हो गया है, 10 दिन में ही शादी है और हमें 2 दिन पहले ही आने को बोला है। मुझे तो चिंता हो रही है कि सारे इंतजाम इतनी जल्दी कैसे होंगे। अरे माँ जी, यह तो बहुत ही अच्छी बात है। तैयारी की चिंता आप मत कीजिए, मिलजुल कर करेंगे तो सब इंतजाम हो जाएगा, मन्ना ने कहा। और फिर दोनों सास बहू अपनी विरोध भूलकर शादी की तैयारियों के लिए विचार विमर्श में मशगूल हो गई। वैसे तो सुधा जी के हाथ पांव फूलने भी जायज थे, क्योंकि उनका दामाद एक बहुत बड़ा व्यापारी था और नोएडा में रहने वाली बेटी दामाद का रहन सहन बहुत ऊंचा था। जिस समय उनकी बेटी की शादी उसके दामाद से हुई थी, उस समय तक तो दोनों परिवार का ओहदा एक समान था। उस समय उनका दामाद केवल एक प्राइवेट नौकरी किया करता था, परंतु शादी के कुछ समय बाद उसने नौकरी छोड़कर अपना कारोबार करना शुरू कर दिया और ईश्वर की कृपा और उसकी कड़ी मेहनत के बलबूते वह कारोबार चल निकला, जिसका नतीजा यह हुआ कि आज उसका दामाद एक बहुत बड़ा व्यापारी है और उनकी बेटी खूब ऐशो आराम की जिंदगी गुजर बसर कर रही है, जिसके आगे पीछे नौकर चाकर घूमते हैं। जबकि सुधा जी का बेटा साहिल एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता है। उसकी तनख्वाह बहुत कम तो नहीं है, परंतु इस महंगाई के जमाने में उसकी तनख्वाह से घर का खर्चा ही आराम से निकल पाता था। जीजा और साल की कमाई में बहुत अधिक जमीन आसमान का अंतर आ गया था और जैसे जैसे समय बीतने लगा, यह अंतर दोनों परिवारों के संबंधों के बीच भी दूरियों का कारण बनने लगा। अब तो आलम यह हो गया कि मायके में जाकर रहना तो दूर, पूर्वी अपनी माँ से मिलने के लिए भी वहां नहीं आती थी। हालांकि हैसियत के साथ साथ रिश्तों में दूरियां बन गई थीं, परंतु आखिर थे तो खून के रिश्ते। दुख सुख में खून के रिश्ते तो सबसे पहले याद आते हैं। इसलिए सुधा जी और उनकी बहू जोरों शोरों से शादी की तैयारियों में जुट गई।
सब कुछ सोचने विचारने के बाद सुधा जी उठकर अपने कमरे में आ गई और अलमारी में से अपनी पुरानी सोने की अंगूठी निकाली और फिर अलमारी के लॉकर में से बैंक की एफडी का एक कागज निकाला। फिर अपनी बहू से बोली, तमन्ना बहू, कल बाजार जाकर अंगूठी का दाम निकलवा लेते हैं और इसे बेच देंगे। ये 50,000 की एफडी है। साहिल से कहकर इसे भी तुड़वा लेती हूँ। आखिर बेटी के घर जा रही हैं तो सबके कपड़े तो लेकर जाने ही होंगे। साथ में नई बहू के लिए भी एक अंगूठी भी बनवा लेते हैं। जी माँ जी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। तमन्ना ने अपनी सासू माँ की हाँ में हाँ मिलाई और फिर अपने काम में लग गई। रात को साहिल जब घर आया तो सुधा जी ने उसे उसके भांजे पवन की शादी का समाचार सुनाया और सारी तैयारियों के बारे में विचार विमर्श करने लगी। तो साहिल बोला, 2 दिनों में मुझे तनख्वाह मिल जाएगी, इसके बाद हम सारी तैयारियां कर लेंगे। तो सुधा जी ने कहा, नहीं बेटा, तू बस ट्रेन की टिकट बुक करवा देना और फिर घर खर्च के लिए भी तो पैसों की जरूरत है। शादी की तैयारियों के लिए तू बस एफडी तुड़वा दे, फिर मैं बहू के साथ बाजार जाकर सारा सामान ले आऊंगी। पैसे हाथ में आने पर अगले ही दिन सारा काम निपटा कर सास बहू दोनों बाजार जाने के लिए निकल गई। सबसे पहले सुनार की दुकान पर जाकर पुरानी सोने की अंगूठी देकर नई बहू के लिए एक लेटेस्ट डिजाइन की अंगूठी बनवाई और फिर कपड़े खरीदने के लिए एक बड़ी सी दुकान पर गए। परंतु कपड़े की दुकान में जाकर देखा तो कीमत तो आसमान छू रही थी और कपड़े भी बेटी के स्टैंडर्ड के अनुसार खरीदने थे। अभी 2-3 जोड़ी कपड़े ही सिलेक्ट किए थे कि सुधा जी बोली, ये पैसे तो पूरे नहीं हो पाएंगे बहू। माँ जी, आप कपड़े देखिए, मैं थोड़ी देर में आती हूँ, तमन्ना ने कहा और दुकान से बाहर चली गई और थोड़ी देर बाद पैसे लेकर वापस लौटी तो पैसे देखकर सुधा जी हैरान रह गई। अरे बहू, इतने पैसों का इंतजाम तूने कैसे किया? सुधा जी ने पूछा तो तमन्ना बोली, अरे माँ जी, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी, पहले आप खरीदारी कर लीजिए। बेटे के पूरे परिवार के लिए लेटेस्ट डिजाइन के कपड़े खरीद कर अपने और अपने परिवार के पहनने के लिए भी एक एक जोड़ी कपड़े खरीदे। वे दोनों जब घर पर आए तो तमन्ना ने सबके लिए खाना बनाया और जब तमन्ना सुधा जी को भोजन देने लगी तो उनकी नजर अपनी बहू के गले पर पड़ी। अरे बहू, तेरी चेन कहाँ है? वो माँ जी, पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत थी, इसलिए मैंने अपनी चेन बेच दी। चेन बेचने की बात सुनकर सुधा जी के हैरानी का ठिकाना ना रहा। लेकिन बहू, वो चेन तो तेरी माँ की आखिरी निशानी थी ना, तो तूने उसे कैसे बेच दिया? अरे माँ जी, अब अगर दीदी के घर सस्ते कपड़े लेकर जाते तो कितनी बदनामी होती हमारी। आखिर परिवार की इज्जत का सवाल था, चेन तो फिर भी बनवा लूंगी। ऐसा कहकर तमन्ना रसोई घर में चली गई। विवाह समारोह में जाने की तैयारियां तो हो गई। सुधा जी ने बेटी को फोन करके अपने आने की सूचना भी भेज दी थी और विवाह से एक दिन पहले सुधा जी सह परिवार अपनी बेटी के घर नोएडा जाने के लिए रवाना हो गई। जैसे ही वह सब लोग नोएडा रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर उतरे तो सुधा जी ने देखा कि स्टेशन पर दामाद जी पहले ही अपनी गाड़ी लेकर वहां मौजूद थे। सुधा जी ने देखा कि इस उम्र में भी सूट बूट पहने और काला चश्मा लगाए उसके दामाद जी किसी फिल्मी हीरो से कम नहीं लग रहे थे। सुधा जी और उसके परिवार को आते देख वह आगे बढ़कर सुधा जी के पैर छूने लगा तो सुधा जी ने बहुत से आशीर्वाद दे डाले। साधारण से कपड़े पहने उन सभी लोगों को उसकी बड़ी सी गाड़ी में बैठने में भी संकोच महसूस हो रहा था। गाड़ी में बैठे हुए सुधा जी सोचने लगी कि जैसे ही बेटी के घर पहुंचूंगी तो बेटी पहले की तरह आकर मुझसे लिपट जाएगी और फिर शिकायत करते हुए कहेगी, मम्मी, आप लोग इतनी देर से क्यों आए? और फिर जल्दी से अपने हाथों से चाय बनाकर ले आएगी और बैठकर सारा हालचाल बांटेगी। फिर कौन कौन से काम करने हैं इसकी पूरी लिस्ट बनाकर मुझे थमा देगी। सोच सोच कर सुधा जी मन ही मन उत्साहित हो रही थी। जैसे वह लोग घर पहुंचे तो पूर्वी के दोनों बेटों ने आगे बढ़कर उनके पांव छुए। पूर्वी भी वहीं आंगन में ही खड़ी थी, घर की साज सजावट करने वाले लोगों को निर्देश दे रही थी। अपने मायके वालों को सामने देखा तो पूर्वी मुस्कुराकर उनसे मिली और नमस्ते राम राम की औपचारिकता के बाद उसने एक नौकर को आवाज दी।
अरे राजू, इन्हें ऊपर वाले कमरे में ले जा और यह सब सामान भी उठाकर ऊपर वाले कमरे में पहुंचा दे। इतना कहने के बाद वह फिर से अपने काम में व्यस्त हो गई। घर पहुंचने के बाद सुधा जी के दिल में जो उत्साह हिलोरे ले रहा था वह एकदम से ठंडा पड़ गया। कहाँ तो सुधा जी ने अपनी बेटी से इतनी गर्मजोशी भरे स्वागत की उम्मीद की थी, और कहाँ सामान उतर कर रखवा कर और नौकर के जरिए उनका नाश्ता भिजवा दिया गया। यह सब देखकर सुधा जी का दिल उदास हो गया। सब लोग बारी बारी से कमरे के साथ लगे बाथरूम में जाकर हाथ मुंह धोकर फ्रेश हो गए और फिर सफर की थकान मिटाते हुए चाय नाश्ता करने लगे। लेकिन सुधा जी की तो जैसे सारी भूख खत्म हो गई थी। चाय का कप लेकर वह ज्यों की त्यों बैठी रही। तभी कमरे में उनकी बेटी पूर्वी आ गई। अरे ये क्या, आप लोगों ने अब तक चाय नाश्ता भी खत्म नहीं किया? फिर सुधा जी बोली, बस बिटिया, तेरा ही इंतजार कर रहे थे। अरे माँ, इतने सारे काम हैं, समझ नहीं आता क्या क्या देखूं। अब आप लोग तो घर के ही हैं, फिर मेहमानों जैसा बर्ताव क्यों करना? बेटी के मुंह से अपने लिए प्यार भरी दो बातें सुनकर अब तक बेगाना महसूस करती हुई सुधा जी के दिल में ममता फिर से हिलोरे लेने लगी। बात तो तुमने सही कही बेटी, शादी वाले घर में काम तो बहुत से हो जाते हैं, पर तू चिंता मत कर, तू मुझे काम बताती जा, मैं और तेरी भाभी मिलकर सारे काम संभाल लेंगे। उसी समय सुधा जी के दोनों नाती पवन और चमन भी वहां आ गए। तभी सुधा जी अपने बैग खोलकर बैठ गई और सारा सामान निकालने लगी। फिर अपने साथ लाए उपहारों को एक एक करके बड़े प्यार से सबको देने लगी। पवन को नानी द्वारा लाए गए कपड़े बहुत पसंद आए, तो वहीं चमन तो अपने कपड़े देखकर उछल पड़ा और बोला, नानी, मेरे लिए कपड़े तो आप बहुत अच्छे खरीद कर लाई हैं, मैं तो सिर्फ रात को ही पहनूंगा। सुधा जी अपने नाती की बातें सुनकर बहुत खुश हुई। लेकिन जैसे ही उन्होंने पूर्वी को उपहार दिया तो अपने द्वारा लाए गए उपहार की प्रशंसा सुनने के लिए सुधा जी बेताब थी। परंतु बेटी ने तो औपचारिकतावश उसे खोलने के बाद उलट पुलट कर देखा और फिर बुझे मन से एक तरफ रख दिया। उसके चेहरे पर कोई उत्साह नहीं था। अब आप लोग आराम कीजिए, रात को संगीत का फंक्शन है, मैं नीचे जाकर तैयारियां देख लेती हूँ, वहां से उठते हुए पूर्वी ने कहा। तो संगीत का नाम सुनते ही सुधा जी के चेहरे पर एक मुस्कान सी आ गई। वहीं लेटे लेटे सुधा जी सोचने लगी, रात को संगीत में तो मुझे बहुत से गीत गाने का मौका मिलेगा। सोच सोचकर सुधा जी उत्साहित होती जा रही थी। शाम के समय जब लोग तैयार हो गए, शादी का आयोजन घर के बड़े से आंगन में किया गया था, जिसकी खूब बढ़िया सजावट की गई थी। पूर्वी की किटी पार्टी की सहेलियां और आस पड़ोस की हाई स्टैंडर्ड औरतें फिल्मी गाने गाते हुए नाच रही थी। वहां बैठी हुई सुधा जी सोचने लगी, यह भी कोई गीत है? शादी ब्याह में तो शगुन के गीत गाए जाते हैं। वह बैठे हुए इंतजार करने लगी कि कब उसकी बेटी उसे शगुन के गीत गाने को कहेगी, परंतु वह तो अपनी हाई सोसाइटी की सहेलियों के साथ नाचने गाने में मशगूल थी। उसे इतनी फुर्सत ही नहीं थी कि सुधा जी को भी एक दो गीत गाने के लिए कह देती, जबकि वह जानती थी कि उसकी माँ को शादी ब्याह में गीत गाने का कितना शौक है। थोड़ी ही देर में डीजे पर ऊंची ऊंची आवाज में फिल्मी गाने बजने लगे और सुधा जी का गीत गाने का शौक मन ही मन में रह गया। बेटी ने उन्हें किसी से मिलवाया तक नहीं, ऐसे औपचारिकता भरे माहौल में वह केवल एक मुख्य दर्शक बनकर रह गई थी। थोड़ी ही देर में खाना शुरू हो गया तो सुधा जी को एक कुर्सी पर बैठाकर उनकी बहू उनके लिए खाने की थाली लेकर आ गई। साहिल भी वहीं बैठकर बच्चों के साथ खाना खाने लगा। आज वह भी स्वयं को बहुत अकेला और उपेक्षित महसूस कर रहा था। खाना खाने के बाद सब लोग कमरे में चुपचाप वापस आ गए। सब मेहमानों के जाने के बाद पूर्वी अपने हाथ में कुछ सामान लिए उनके कमरे में आ गई और अपनी भाभी तमन्ना से बोली, अरे मैं तो मेहमानों में इतनी व्यस्त हो गई थी कि आप लोगों के पास ही आ ही नहीं पाई। आपने ठीक से खाना खाया तो होगा ना? अरे दीदी, आप बिल्कुल चिंता मत करो, हम सब ने खाना खा लिया है, हम कोई पराये थोड़ी ना हैं जो बार बार आपको कहना पड़ेगा। अपनी बहू का यह जवाब सुनकर सुधा जी बहुत प्रभावित हुई। अच्छा मम्मी जी, आपकी नाती की शादी की खुशी में मैं आप सब लोगों के लिए कुछ उपहार लेकर आई हूँ। ऐसा कहते हुए पूर्वी ने सबके हाथों में एक एक थैला थमा दिया। यह देखकर सुधा जी हैरान रह गई।
फिर पूर्वी बोली, अरे मम्मी जी, शगुन के तौर पर मेरी तरफ से भी तो आपको कुछ देना बनता है ना। ये आप सब लोगों के लिए कपड़े हैं और मैं चाहती हूँ कि कल आप सभी यही पहने। फिर सुधा जी मुस्कुराती हुई बोली, ठीक है, अगर तू यही चाहती है तो यही सही। हम लोग कल यही कपड़े पहनेंगे। थोड़ी देर में सब लोग सो गए, लेकिन सुधा जी की आंखों में नींद नहीं थी। शायद नई जगह होने के कारण वहां उन्हें नींद नहीं आ रही थी। थोड़ी देर ताजी हवा खाने के लिए वह बाहर निकल गई और खुली छत पर टहलने लगी। टहलते हुए सुधा जी के कानों में कुछ आवाज सुनाई दी। वो आवाजें उनके कमरे से साथ बने एक दूसरे कमरे से आ रही थी। वह कमरे के पास गई तो वह आवाज पूर्वी के बेटे पवन की आ रही थी। अरे मम्मी, आप शाम को कहाँ गायब हो गई थी? मुझे आपसे कुछ काम था। अरे कुछ नहीं, थोड़ी देर के लिए बाजार चली गई थी। तुम्हारी नानी, मामा, मामी और उनके दोनों बच्चों के लिए अच्छी क्वालिटी के कपड़े खरीदने थे। वरना कल शादी के समय ये लोग वही पुराने फैशन के घटिया कपड़े पहनकर तैयार हो जाते। तुम्हारी शादी में कितने हाई स्टैंडर्ड के लोग आने वाले हैं। अगर उन्हें पता चलता कि यह गवार जैसे दिखने वाले लोग मेरे मायके वाले हैं तो मेरी कितनी बेइज्जती होती। अब ये लोग तो मुंह उठाकर घटिया और सस्ते कपड़े पहनकर आ गए हैं, लेकिन मुझे तो अपनी इज्जत का ख्याल रखना ही पड़ेगा ना। लोगों के मायके से शादी ब्याह पर न जाने कितने उपहार आते हैं और एक मेरे मायके वाले हैं घटिया से कपड़े उठाकर ले आए। हमारी इज्जत का तो उन्हें बिल्कुल भी ख्याल नहीं है। अरे जितना सामान वो लेकर नहीं आए उससे कहीं ज्यादा खर्च तो मैं उनके ऊपर कर चुकी हूँ। गुस्से भरे स्वर में पूर्वी बोलती जा रही थी। तभी पवन बोला, बस कीजिए मम्मी, आप कैसी बातें कर रही हैं? मामा मामी और नानी वे सब हमारे अपने हैं, और जिन उपहारों का आप घटिया बता रही हैं वो उपहार वो लोग कितनी मुश्किल से खरीद कर लाए होंगे। कभी सोचा भी है आपने? इसका अंदाजा भी है आपको? उन उपहारों में उनका प्यार छिपा है, लेकिन यह बात आप नहीं समझ पाएंगी। ये बातें सुनते ही सुधा जी के कान तो जैसे सुन ही पड़ गए। उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि जैसे अचानक से कोई तीर आकर उनके कलेजे को चीर गया हो। किसी असहनीय पीड़ा से वह झटपटा गई। बेटी के प्रति अंधी ममता और प्रेम वो तो भूल ही बैठी थी कि अब उनका स्टैंडर्ड उनके कहीं ज्यादा ऊंचा उठ गया है। इतना ऊंचा कि अब वो खून के रिश्ते भी उनके आगे छोटे पड़ गए हैं। जिस ममता की छांव में वह पली बड़ी थी, जिसकी उंगली पकड़कर चलना सीखी थी, आज ऊंचाइयों पर पहुंचते ही उसे वही माँ फूहड़, गवार और कंगाल दिखने लगी थी। आज एक माँ का ओहदा इतना छोटा हो गया कि उसका परिचय करवाने से भी उसकी इमेज में दाग लग जाते हैं। बेटी को दिए गए संस्कारों पर आज तक मैं नाज करती आई थी। उन संस्कारों की नींव इतनी खोखली हो गई कि उस नींव पर खड़ी रिश्तों की इमारत टूटकर धराशाही हो गई। सारी रात अपने बिस्तर पर बैठी बैठी सुधा जी स्वयं को ही कोसती रही कि आखिर क्यों अपने पूरे परिवार को लेकर वह अपनी बेटी के घर आ बैठी। बाकी दिन जब सभी लोग समारोह में बैठे तो सुधा जी अपनी बेटी के आधुनिक पहनावे को देखकर बुदबुदाने लगी। विवाह की पवित्र रस्मों में इन बेढंगे फैशन कपड़ों की बजाय अगर एक खूबसूरत सी साड़ी पहनी होती तो कहीं अधिक अच्छी लगती। ऐसे अंग प्रदर्शन करना तो हमारी सभ्यता नहीं है। सुधा जी की मनोदशा को तमन्ना बहुत अच्छी तरह से समझ रही थी। इससे पहले कि वह अपनी बेटी को यह सब बातें कहती, उनके बहू तमन्ना ने उन्हें समझाते हुए कहा, माँ जी, आप उन्हें कुछ मत कहिएगा। कहीं कोई ऐसी बात न हो जाए जिससे रिश्ते और खराब हो जाएं। और यदि दीदी ने आपको कुछ कह दिया तो मुझसे सुना नहीं जाएगा। बहू की कही हर बात सुधा जी को उचित लगी और वह चुपचाप कमरे में जाकर बैठ गई। मन में विचार आया कि सर पर पल्लू न करने के कारण बहू को कितनी बातें सुनाती थी, जबकि वह सलीके के कपड़े पहनती थी। बहू के दिन भर काम में जुटे रहने के बावजूद मैं हमेशा अपनी बहू से संतुष्ट न रही और बेटी की तारीफों के पुल बांधती रहती। नंदन के परिवार के सामने अपने परिवार की इज्जत बचाने के लिए उसने अपनी सोने की चेन तक बेच दी। यहाँ बेटे के घर आने के बाद भी मेरी बहू मेरी सुविधा और असुविधा का ख्याल रख रही है।
आज पहली बार ऐसा हुआ था कि सुधा जी को अपनी बहू में अच्छाइयाँ ही अच्छाइयाँ नजर आ रही थी। फिर सोचने लगी कि मैं कितनी खुशकिस्मत हूँ जो मुझे ऐसी बहू मिली है, वरना आजकल की बहू तो दूसरे दिन ही रसोई अलग करने चल देती हैं। जबकि मेरी बहू आज तक मेरे ताने उलाहने सुनते हुए भी मेरी सेवा करती रही। हमेशा मेरी बहू ने मुझे प्यार और सम्मान दिया, फिर भी न जाने क्यों मैं बेटी पर ही सारा प्यार लुटाती रही। आज अपनी ही सोच पर उन्हें शर्मिंदगी होने लगी। कुछ समय बाद उनकी बहू तमन्ना कमरे में आई और बोली, चलिए माँ जी, कपड़े बदल कर तैयार हो जाते हैं, शादी किसी बड़े होटल में है। ऐसा कहते हुए तमन्ना ने अपनी सासू माँ के लिए साड़ी निकाल कर रख दी। यह वही साड़ी थी जो पूर्वी उनके लिए लेकर आई थी। एक एक करके सब लोग तैयार हो गए तो सुधा जी ने भी चुप करके अपनी बेटी की लाई हुई साड़ी पहन ली। हालांकि उस साड़ी में उनका दम घुट रहा था और वह वापस अपनी उसी दुनिया में लौट जाना चाहती थी जहां वह पूर्ण रूप से स्वतंत्र थी। फिर भी स्वयं को संयत करते हुए उन्होंने शादी के समारोह में भाग लिया और अगले दिन बहू के आने के साथ ही उन्होंने वापस जाने की तैयारी कर ली। नई बहू को आशीर्वाद स्वरूप अपनी लाई हुई अंगूठी उपहार में दी तो दुल्हा दुल्हन ने पैर छूकर अपनी नानी का आशीर्वाद लिया। अपना सामान बांधते हुए बेटी की लाई साड़ी उन्होंने वहीं पर तय लगाकर रख दी और वापस अपने घर जाने को तैयार हो गई। पूर्वी ने भी अपनी भाभी के हाथ में कुछ मिठाइयों के डिब्बे थमा दिए और मायके वालों को स्टेशन पर छोड़ने के लिए ड्राइवर को आवाज दी। सुधा जी बोली, नहीं बेटी, साहिल ऑटो ले आएगा और वैसे भी हम जैसे गवारों को ऑटो में सफर करने की आदत है। तुम्हारी महंगी कार तुम्हें मुबारक, हम चलते हैं। ऑटो में बैठते ही स्वाभिमानी सुधा जी की रुलाई फूट पड़ी कि आंखों से आंसुओं का सैलाब बहने लगा। साहिल भी अपनी माँ के दुख को समझ पा रहा था तो वहीं उनकी बहू ने उनके आंसू पोंछते हुए उन्हें अपने गले से लगा लिया। वे अपनी सासू माँ के आत्मसम्मान पर लगी चोट को अच्छी तरह समझ पा रही थी। दोपहर के समय जब घर वापस पहुंची तो सुधा जी को परम सुख की अनुभूति हुई। कुछ देर अपनी थकावट दूर करके सुधा जी आस पड़ोस के घरों में बांटने के लिए मिठाई निकाल रही थी कि तभी उनके कानों में साहिल की आवाज पड़ी, तमन्ना, आखिर खाना बनाते हुए तुम्हारा ध्यान कहाँ रहता है? सब्जी में तो नमक ही नहीं है, बिल्कुल फीकी है। इससे पहले कि तमन्ना कुछ कहती सुधा जी गुस्से से बोली, अरे ये कौन सा तरीका है अपनी पत्नी से बात करने का? सफर से लौटते ही बेचारी काम में लग गई, आखिर वह भी इंसान है। अगर सब्जी में नमक डालना भूल गई तो उठकर रसोई में से नमक लेकर डाल लेता। और हाँ, आइंदा मेरी बहू से ऊंची आवाज में बात की तो मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। सुधा जी के यह बदले तेवर देखकर साहिल का मुंह खुला का खुला रह गया तो वहीं तमन्ना तो हैरानी से अपनी सासू माँ की ही ओर देखती रह गई। तो दोस्तों, आपको ये भावुक और प्रेरणादायक कहानी कैसी लगी और कहानी का कौन सा हिस्सा आपके दिल को छू गया, कमेंट करके ज़रूर बताएं। और हाँ, यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तो फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।